हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs, वो भी आपका जून 22 का, और कोड है आपका जूलॉजी 133। तो जिसको भी ये PYQs करने थे उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है आज। तो आप ये करेंगे जिसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स बेसिकली होता है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो एक पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है। फर्स्ट ईयर का कोड है बेसिकली। तो जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन पहले ही बता देती हूँ। आपके जो हैं 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपके हैं 7 क्वेश्चन, उसमें से आपका जो पहला है क्वेश्चन वो कंपलसरी होगा, जिसमें आपकी डेफिनेशन आती है, मैचिंग आती है, या फिर आपके वन वर्ड या फिर मैचिंग फिलअप्स, यही सब आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना होता है। उसके बाद 2 से 7 तक के जो होंगे उसमें से आपको कोई 4 करना होता है। और अगर डायग्राम गिवन है तो उसमें वेल लेबल डायग्राम भी बनाना होता है, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम आज पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपका जून 22 का पेपर है, ठीक है। बेसिकली जून 22 का पेपर आज हो गई है डेट 6 तारीख, एंड मेरा 13 को है एग्ज़ाम, ठीक है। मेरा 13 को एग्ज़ाम है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला मैं आपका डेली डालने लग जाऊंगी, ठीक है। 13 को मेरा एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मैं वहाँ बिजी हूँ इस वजह से। तो आपकी वीडियो भी कंपलसरी है क्योंकि एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और पहला एग्ज़ाम आपका केमिस्ट्री का ही है। तो फाइनल डेट शीट भी आ चुकी है, तो आप लोग जल्दी से विजिट कर लीजिए और अपने डेट शीट को मैच कर लीजिए। फाइनल डेट शीट है वो। अब उसके बाद कोई भी चेंज नहीं आएगा आपका। होपफुली 15 से 16 या फिर 20 तक आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो फिर आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, एंड उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड जब तक जो जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड मैं करा रही हूँ बेसिकली उसको आप फॉलो कर लीजिए, पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको सबसे पहले होता है, इसमें से आपको ना डिफाइन करने होते हैं ये टर्म। सबसे पहला जो है ना उसका है पार्थेनोजेनेसिस क्या है, उसके बाद थीकोडोन डेंटिशन क्या है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन क्या है, पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या है, ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा पेस मेकर ऑफ हार्ट, पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा होगा कि आप क्या करते हो, ऑर्गन डेवलप करते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं, आप ऑर्गन्स बना रहे हो, पार्थेनोजेनेसिस। और एक आपका पार्थेनोकार्पिक होता है। पार्थेनोकार्पी जो है आपको फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं, तो हम डेवलप करते हैं फ्रूट्स को विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आपका पार्थेनोकार्पी होता है। तो बेसिकली आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्थेनोजेनेसिस में आप ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेसिकली। देन उसके बाद थीकोडोन डेंटिशन, आपके दो थीकोडोन डाइफाइडोन, ये डेंटिशन होता है। थीकोडोन जो होता है जो से जो दांत आपके फिक्स होते हैं उसको थीकोडोन डेंटिशन कहते हैं। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्यों कराया जाता है, इम्प्लांटेशन आपको पता है कि कब होता है, तो रिप्रोडक्शन का कोई एक इवेंट होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन कराई जाती है। उसके बाद पेस मेकर ऑफ हार्ट, हार्ट का पेस मेकर कौन है, जिसका हार्ट की बीट्स को रेगुलेट करता है, वो आपका है एसे नोड, है ना, एसे नोड। तो अब हम देखेंगे कि एसे नोड किस तरीके से इसका डेफिनेशन है। तो मैं सॉल्यूशन तो बेसिकली लेकर आती हूँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 के डेफिनेशन में पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, आप एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हो या फिर एक ऑर्गन डेवलप कर रहे हो अनफर्टिलाइज्ड एग से या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन से। आप कुछ भी कर सकते हो, अनफर्टिलाइज्ड एग या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपका पार्थेनोजेनेसिस होता है। एक टाइप ऑफ डेंटिस्ट जहाँ पे टीथ जो होते हैं ना वो आपके जो बोन में बिल्कुल सॉकेट ऑफ जो बोन में फिक्स होते हैं उसको थीकोडोन डेंटिशन कहते हैं। इंटरटिशियल इम्प्लांटेशन क्या होता है, ऐसा इम्प्लांटेशन होता है। और द ब्लास्टोसिस इनटू एंडोमेट्रियम बाय पेनिट्रेटिंग यूट्रिन एपिथेलियम से आपका इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, वो यूट्रिन एपिथेलियम से बिल्कुल एम्बेडेड होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन में बेबी बनता है, आपको पता है कि कई सारे इवेंट्स होते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। पार्चुरेशन आपका लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे बर्थ ऑफ द बेबी होता है, ठीक है, तो वहीं का इवेंट है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बेसिकली एक स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल सेल होती हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, रेगुलेट और इनिशिएट करने का काम करती है हार्ट बीट को, आपको पता है एसे नोड उसको हम कहते हैं, ठीक है। एवी नोड और एसे नोड, एसे नोड है बेसिकली पेस मेकर। एवी आपका पेस सेटल होता है, तो पेस सेटल यहाँ पे है नहीं बेसिकली, तो नीट वालों के लिए था कि पेस मेकर एंड पेस सेटल, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो आपका डिफरेंशिएशन फिलअप मैचिंग इनमें से आ सकता है और डेफिनेशंस आ सकती है। आपको बताना है कि फास्ट एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता क्या है। बेसिक पॉलीस्पर्मी का मतलब मैनी ऑफ यानी मोर देन 2 स्पर्म्स का प्रेजेंट होना पॉलीस्पर्मी कहता है। फास्ट ब्लॉक क्या होता है एंड स्लो ब्लॉक क्या होता है।
फास्ट ब्लॉक क्या होता है, एक रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज आता है एग की मेम्ब्रेन में, ठीक है, एग मेम्ब्रेन में एक रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज आता है, ठीक है, दैट प्रिवेंट मल्टीपल स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग। तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, जल्दी से एक रैपिड सा इलेक्ट्रिकल चेंज आता है जब एंटर कर रहा होता है स्पर्म आपके ओवम में, वहां पे उस टाइम पर आपका क्या होता है, एक फास्ट सा रैपिड सा इलेक्ट्रिकल चेंज आ रहा होता है। कहाँ पे चेंज आ रहा होता है, एग की मेम्ब्रेन में। तो क्या करता है कि मल्टीपल स्पर्म को एंटर होने से वो रोक देता है, दैट इज फास्ट पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। सबसे पहले एग के बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, फिर वो फिजिकली क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे स्पर्म की एंट्री को। तो स्लो प्रोसेस हो रहा है, 2-3 स्टेप्स हो रहे हैं। पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन बनेगी एग के, उसके बाद हम फिजिकली क्या करेंगे कि अब वो मेम्ब्रेन बन गई है तो बेसिकली आपका स्पर्म जो है वो ओवम में एंटर ना कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा बेसिकली। देन उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन लेस, कैरापेस क्या होता है, प्लास्ट्रॉन क्या होता है। अपर शेल ऑफ टर्टल, टर्टल होता है या टॉर्टोइस, आपको पता है। कैरापेस आउटर कवरिंग होती है, उसको हम कैरापेस कहते हैं। जो टर्टल है आपका, ठीक है, टर्टल है या टॉर्टोइस है, उसके बाहर की तरफ वो शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिससे वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे हमारे पास सेल वॉल है, उनके पास कैरापेस होती है। प्लास्ट्रॉन क्या होता है, लोअर शेल होती है। अगर उसके नीचे वाली लेयर, हमारी जैसे नीचे वाली लेयर क्या होती है, सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। उसी तरीके से उनकी जो लेयर है, किसकी आपके टॉर्टोइस की, तो उनकी जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं प्लास्ट्रॉन, ठीक है। सो देन उसके बाद आपका है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ऑफ चिक ब्लास्टोडम, ठीक है। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट क्या है, चिक ब्लास्टोडम में एपीब्लास्ट क्या होता है, अपर लेयर होती है सेल की, चिक ब्लास्टोडम में दैट विल फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। अपर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्या, एपीब्लास्ट। लोअर लेयर को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, उसके नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट। एंडो वाली बोलेंगे तो और सबसे अंदर, ठीक है। तो एपीब्लास्ट मतलब आउटर वाली लेयर है किसमें, चिक ब्लास्टोडम में, जहाँ से बाद में वो एम्ब्रियो बनता है उसके बाद वहीं पर ही। हाइपोब्लास्ट क्या है, लोअर लेयर ऑफ सेल इन द चिक ब्लास्टोडम दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने के लिए आपका हाइपोब्लास्ट यूज किया जाता है। उसके बाद है पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं। पैराक्राइन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि नाइबरिंग सेल पर एक्ट करते हैं। पैराक्राइन दूसरे सेल पर काम करेंगे, ऑटोक्राइन मतलब एक्ट ऑन द सेम सेल दैट प्रोड्यूस है। वो खुद के सेल पे काम करेंगे तो उसको हम ऑटोक्राइन कहेंगे, दूसरे पे करेंगे तो पैराक्राइन कहेंगे। खुद पे काम करना ऑटो, दूसरे पे काम करना पैराक्राइन सेल्स, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके सी पार्ट में आ रहा है, ये आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनेगा। फिर सी पार्ट है आपका, द लेटरल लाइन सिस्टम इन फिशेज इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ मैकेनो रिसेप्टर कॉल्ड न्यूरोमास्ट। तो हम इसको न्यूरोमास्ट कहते हैं, ठीक है। फिलअप है आपका। टाइप ऑफ प्लासेंटा फाउंड इन ह्यूमंस, तो होता है होमोकोरियल, ठीक है। इंटेग्यूमेंट विद इन द माउथ मेस्टिकेट वेल फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ केराटिनाइज प्लेट्स, उसको हम बोलते हैं बेलीन, ठीक है। जो इंटेग्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, वेल्स के माउथ में। ब्लास्टुला इंसेक्ट्स विद सेंट्रेलोसिथाल एग इज, आपको बताना है कि ब्लास्टुला ऑफ इंसेक्ट्स में जो सेंट्रोसिथाल एग्स होते हैं वो एक सुपरफिशियल ब्लास्टुला होता है, ठीक है, सुपरफिशियल ब्लास्टुला होता है। तो आप इसको फिल कर सकते हैं सारे फिलअप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक्स। एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन चिक्स में किस तरीके से डेवलप किया जाता है उसमें। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चर दैट डेवलप आउटसाइड द एम्ब्रियो। एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब बाहर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर की तरफ जो होता है ना, वो जो मेम्ब्रेन डेवलप की जाती है उसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बेसिकली बोलते हैं। ये क्या करता है, सपोर्ट, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, चिक्स में। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या होते हैं, आपके एमनियन होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, सबसे पहला होता है एमनियन। एक थिन होता है, सैक लाइक होता है, जो कि एम्ब्रियो में होता है। इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी में एमनियन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपका एमनियन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो, प्रोटेक्शन का काम करती है, डेसिकेशन से बचाती है। डेसिकेशन का मतलब है बेसिकली सूखने से बचाती है। अब फ्लूइड फील्ड में आपका एमनियन प्रेजेंट होगा, उसमें चिक का बच्चा प्रेजेंट होगा। अगर फ्लूइड बाहर की तरफ उसको नहीं मिलेगा तो बच्चा सूख जाएगा तो मर जाएगा, है ना। एंड मैकेनिकल शॉक से भी बचाती है। कोरियन है दूसरी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो कि बीनीथ द शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट है। गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। लाइक हमारे पास प्लेसेंटा होता है तो चिक के पास भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो कोरियन है। फिर है एलेंटोसिस, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। एंड लेटर फंक्शन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, तो ये एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स है बेसिकली आपके चिक के डेवलपमेंट में। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एलेंटोसिस जो होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेगी, उसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करती है बाद में।
फिर आता है यॉक सेक। यॉक सेक जो होता है यॉक को अपने अंदर एनक्लोज करता है, फिर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो भी आपका एम्ब्रियो बनने वाला है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ दिस मेम्ब्रेन बिगिन शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू थ्रू आउट द इंक्यूबेशन। ये स्टार्ट हो जाता है जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनना। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि इंक्यूबेशन ना हो जाए, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जहाँ पे आपको करना है रेस्पिरेशन इन रेप्टाइल्स वर्सेस फ्रॉग। तो रेप्टाइल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है, फ्रॉग्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है। तो बेसिकली आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के लिए आपके फ्रॉग्स क्या यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए रेप्टाइल्स क्या यूज़ करते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नेम होगा, लंग्स होगा कि क्या होगा, ठीक है। स्किन से करते हैं कोई कोई रेस्पिरेशन, ठीक है, लंग्स से करते हैं। तो इन सब की डिफ्रेंशिएशन आपको करनी है रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग्स में। तो रेप्टाइल्स में देख लेते हैं। रेप्टाइल्स हैव मोर एफिशिएंट लंग, रेप्टाइल्स के पास लंग्स हैं देन एम्फीबियंस। एम्फीबियन से भी ज़्यादा मोर एफिशिएंट, काफ़ी एफिशिएंसी होती है उस लंग्स की, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही एफिशिएंट लंग प्रेजेंट होता है आपके रेप्टाइल्स के पास एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस। विद अ मोर दे हैव लार्जर मोर डिवाइडेड लंग्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मोर एक्सटेंशन सिस्टम होते हैं, एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं, दिस अलाउ बेटर ऑक्सीजन एक्सचेंज, ठीक है। रेप्टाइल ऑल्सो एग्जिबिट थोरैसिक ब्रीथिंग भी लाते हैं, लाइक थोरैसिक मेम्ब्रेन इनके पास, ठीक है, इन्वॉल्विंग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है रिब केज का। ड्रॉ एयर इन एंड आउट, तो हवा को अंदर और बाहर लेने के लिए एक्सपेंशन भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, यानी फूल भी रहा है लंग्स, बढ़ भी रहा है लंग्स। तो इस तरीके से एयर इन एंड आउट होती है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका रिलैक्स करता है थोरैसिक चैम्बर, ठीक है। अब फ्रॉग्स में देख लेते हैं। फ्रॉग्स इज एम्फीबियन, ठीक है, फ्रॉग्स इज एम्फीबियंस रियली इन कॉम्बिनेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इनका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ये किसका लंग्स का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि ये स्किन का यूज़ करते हैं जो फ्रॉग्स होते हैं। तो आपका इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम लंग्स को कहते हैं। तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हो कि रेस्पिरेशन इन रेप्टाइल से लंग्स के थ्रू होता है या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना। देयर लंग्स आर सिंपलर, इनके पास भी होते हैं लंग्स, कहीं ना कहीं सिंपल होते हैं, छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, इनके पास डायफ्राम नहीं होता, ठीक है। एफिशिएंट ब्रीथिंग करने के लिए डायफ्राम की जरूरत है, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है, तब हम इन एंड आउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं। अगर डायफ्राम ही नहीं है तो एफिशिएंट रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। ये आपका 3rd के बी में आपको बनाना है अर्ली टेट्रापोड हार्ट का ड्राइंग, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अर्ली टेट्रापोड, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मैं दिखा रही हूँ, इसको आप देख लो। अर्ली टेट्रापोड हार्ट के पास 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 3 चैम्बर, 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग से आता है, ठीक है, लंग से एंटर होता है, लेफ्ट होता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड आपका बॉडी से एंटर करता है राइट आर्ट्रियम में। बोथ टाइप ऑफ ब्लड मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल में बिफोर पंपिंग आउट टू द बॉडी एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आपको करना है लिस्ट द वेरियस स्टेप ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। पहले तो बताना है कि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, फिर आपको उसमें से एक को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। 7 नंबर का दिया हुआ है, काफ़ी 10-10 7-7 नंबर के आते हैं, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। डायग्राम बनाओगे तो और अच्छे से होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 3 स्टेज ऑफ न्यूरोलेशन इन फ्रॉग बताना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये आपका 4th का ए है, स्टेप ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जहाँ पे डिफरेंट जीन जो होते हैं ना ऑन और ऑफ डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइम में किस तरीके से ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, काम कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, किस तरीके से जीन एक्सप्रेस करता है। दिस लीड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यूज, जिससे स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यूज होता है। यहाँ पे कई सारे स्टेप्स हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ये प्राइमरी लेवल होता है जीन रेगुलेशन का, जहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, वहाँ पे आप mRNA बनाते हो, mRNA इज कंट्रोल्ड होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हो आप, डीएनए से आरएनए बना रहे होते हो। फैक्टर लाइक ट्रांसक्रिप्शन में होते हैं, एनहांसर होता है, साइलेंसर होता है, कई सारे क्रूशियल रोल पे ये निभाते हैं। एनहांसर जो एनहांस करेगा रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, साइलेंसर जो है वो साइलेंट करेगा रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। उसके बाद आता है सेकेंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल।
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है एमआरएनए को आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया ना, उसमें अगर हम मॉडिफिकेशन लाते तो उसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कहते हैं। जैसे ऑल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग कर देंगे, आरएनए एडिट कर देंगे, एमआरएनए की स्टेबिलिटी कर देंगे, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसमें कंट्रोल कहते हैं। तीसरा होता है ट्रांसलेशनल कंट्रोल। ट्रांसलेशनल कंट्रोल का बेसिकली मतलब है एमआरएनए से आपने प्रोटीन बना दिया, ये रेगुलेट होता है, एमआरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में। फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, इनिशिएशन फैक्टर आते हैं, एमआरएनए स्ट्रक्चर आता है, माइक्रो आरएनए हो सकता है जो कि इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि और अच्छे से बढ़ाने का काम करते हैं। फोर्थ है पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। अब ट्रांसलेशन आपने कर दिया, अब उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, प्रोटीन को आफ्टर ट्रांसलेशन, लाइक फॉस्फोराइलेशन कर दो, एसिटाइलेशन कर दो, ठीक है, या फिर प्रोटीन को डिग्रेड कर दो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, अब एक एग्जांपल ले लो, उसको अच्छे से कर दो, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में आता है लैकाप्रोन, बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्लासिकल एग्जांपल है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल का। यहाँ पे जीन्स होती हैं, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है ना, वो बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन से और आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है ताकि जीन का ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो रिप्रेशर से बाइंड करता है, जिससे ऑपरेटर रिलीज हो जाता है और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कर देता है। तो लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एग्जांपल होता है ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल का, तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर इस पे आपको बताना है, फोर्थ के बी में, स्टेजेस ऑफ न्यूरलेशन इन फ्रॉग। न्यूरलेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप न्यूरल ट्यूब बनाते हो, ठीक है, क्या बनाते हो, न्यूरलेशन का मतलब है न्यूरल ट्यूब बना रहे हो। व्हेन विल इवेंचुअली डेवलप इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इवेंचुअली डेवलप होता है। फ्रॉग्स में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेजेस, 3 मेन स्टेज होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट, सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनेगी, ठीक है, तो न्यूरल प्लेट बनाना है आपको। एक्टोडर्म थिकन्स एंड फॉर्म अ फ्लैट प्लेट सेल कॉल्ड न्यूरल प्लेट। तो एक्टोडर्म होगी वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और एक प्लेट की एक फ्लैट सा प्लेट बन जाती है, ठीक है, फ्लैट सा प्लेट बन जाती है, और वो उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, तो हम उसको न्यूरल प्लेट कहते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है, न्यूरल फोल्ड बनते हैं। एजेस ऑफ द न्यूरल प्लेट, अब न्यूरल प्लेट के एज क्या होते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, मुड़ेंगे, और फिर न्यूरल फोल्ड बन जाएगा ग्रेजुअली, कन्वर्ज टूवर्ड्स मिड लाइन के बीच में कन्वर्ज होगा, न्यूरल ट्यूब बनेगा, न्यूरल फोल्ड फ्यूज हो जाएंगे आपस में मिड लाइन से और एक न्यूरल ट्यूब बना लेगा। एंड जो न्यूरल ट्यूब का होगा वो ओपन रहेगा शॉर्ट टाइम के लिए, न्यूरोपोर्स हम इसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ये स्टेजेस जो होती हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एम्ब्रियो के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये स्टेज आपकी बनने के लिए जो न्यूरल प्लेट्स बन रही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है फाइलोजेनी एंड सक्सेशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। तो फाइलोजेनी एंड सक्सेशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स में कैसा था, फाइलोजेनी का मतलब है पहले किडनी कैसी थी इन वर्टिब्रेट्स में, अभी कैसी है। द वर्टिब्रेट किडनी हैज़ अंडरगो सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज आता गया है, यानी पहले से अब की इनवर्टिब्रेट्स की किडनी में चेंज आता रहा है। प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पहले सिंपल किडनी पाई जाती थी और अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुके हैं किडनी का। दिस इवोल्यूशनरी ट्रेंड इज रिफ्लेक्टिव सक्सेशन ऑफ 3 किडनी टाइप। तो हमारे 3 टाइप की किडनी जो होती है वो होती है बेसिकली इन वर्टिब्रेट्स में, सॉरी वर्टिब्रेट्स में, हम क्योंकि वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहली टाइप की किडनी है प्रोनेफ्रॉन, ठीक है, प्रोनेफ्रोज, ये मोस्ट प्रिमिटिव है यानी बहुत पुरानी है। फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द मोस्ट वर्टिब्रेट, पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती थी, बहुत ज़्यादा वर्टिब्रेट में, मोस्टली वर्टिब्रेट में पाई जाती थी। फंक्शनल इन सम लार्वल फिशेज एंड एडल्ट लैम्प्रीज में ये फंक्शन करती थी, बाकी किसी में फंक्शन नहीं करेगी, एडल्ट लैम्प्री और या फिर फिशेज में। इसमें कई सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते थे कुछ, एंड ग्लोमेरुलाई, ठीक है, ये होता था। फिर आता था मीजोनेफ्रिन्स, ये सेकंड किडनी है जो कि डेवलप होती है, फंक्शनल किस में होती है, अडल्ट फिश एंड एम्फीबियंस में आई, जिसको मीजोनेफ्रॉन्स कहते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स है प्रोनेफ्रॉन से, लार्जर नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैमल्स में जो होता है प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। फिर आता है मेटानेफ्रॉन्स, मेटानेफ्रोज जो होते हैं मोस्ट एडवांस किडनी है जो कि रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में मिलती है, तो हम में कौन सी है, मेटानेफ्रोज, ठीक है, मेटानेफ्रोज। तो प्रिमिटिव टाइप आपका फाइलोजेनी का मतलब यही होता है कि इवोल्यूशनरी क्या क्या चेंज आया, फाइलोजेनी का मतलब आपके पूर्वज टाइम का, ठीक है, पूर्वजों में किस तरीके से होती थी। देन उसके बाद तीसरी टाइप की किडनी जो सबसे ज़्यादा एडवांस थी वो हमारे अंदर है, तो हम बहुत ही खुश किस्मत हैं, ठीक है। चलिए,
तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें जो किडनी पढ़नी होती है वो मेटानेफ्रोजियम पढ़ते हैं, जो हम अपने लिए पढ़ते हैं। ईच विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमेरुलस होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। मेटानेफ्रोज जो होता है हाईली एफिशिएंट होता है वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए ये किडनी होती है। एक्सक्रीशन या फिर रेगुलेशन। इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन जो हुआ है प्रोनेफ्रॉन से मेटानेफ्रॉन से, वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वर्टिब्रेट की लाइफ की बहुत ज़्यादा हुई है एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट में उनकी डिमांड भी हो गई। तो अब जब इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी हो गई है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गए हैं, तो हम किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में अराइव कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में आपको देखना है कि बेसिकली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बताना है गैस्ट्रोलेशन के टाइम पे। गैस्ट्रोलेशन जो होती है ना आपकी एक क्रिटिकल स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एक सिंगल लेयर ब्लास्टूला ट्रांसफॉर्म होता है मल्टी लेयर ग्लास्ट्रूला में। सिंगल लेयर ब्लास्टूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है मल्टी लेयर गैस्ट्रूला में, तो उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। इसमें कई सारे वेरियस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट आते हैं, अब हम देखेंगे। सबसे पहला मूवमेंट है इनवेजिनेशन। ये क्या होता है कि बेसिकली जो सेल्स होते हैं ना उनकी इनफोल्डिंग हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड करती है शीट्स, लाइक पाउच की तरह बन जाता है। स्ट्रक्चर सीन इन सी अर्चिन ऑफ गैस्ट्रोलेशन में आपको दिखेगा कि फाउंड इनवेजिनेशन वाली जो मूवमेंट हो रही है ना मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ठीक है, बाहर से जो दिख रही हो वो आपको, तो वो आपकी जो होती है मॉर्फो वाली होती है, ठीक है। मॉर्फो आउटर स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। एनाटॉमी होती है जिसमें आप इंटरनल बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं, पर यहाँ पे हम मॉर्फोजेनेटिक स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है आपका कि पाउचेस की फॉर्म में बन जाती है आपकी जो फोल्डिंग होती है शीट ऑफ सेल्स की, ठीक है। अब वो बन गई, लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये आपको सी अर्चिन ऑफ गैस्ट्रोलेशन में मिलेगा। इनवॉल्यूशन, ये इनवर्ड मूवमेंट होती है शीट ऑफ सेल्स की ओवर आउटर लेयर, ठीक है, जो एम्फीबियंस में दिखाई जाती है। एपीबॉली क्या होती है, ये स्प्रेडिंग होती है, एक सेल शीट जो होता है वो दूसरे पे स्प्रेड हो जाता है, ये आपको शेप में चेंज लाता है, ठीक है। इनग्रेशन, ये सारे वर्ड को ध्यान रखना, इसमें क्या होता है माइग्रेशन होता है। इंडिविजुअल सेल्स होते हैं ना सरफेस लेयर से माइग्रेट कर जाते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। डेलअमीनेशन, ये स्प्लिटिंग होता है, एक सेल को दो लेयर्स में टूट जाती है। ये मूवमेंट जो होता है ऑर्केस्ट्रेटेड बाय कॉम्प्लेक्स सेलुलर इंटरेक्शन होता है और सेल के एडेशन प्रॉपर्टी में चेंजेस लाता है। 6 के बी में आपको बताना है टेराटोजेंस एंड एम्ब्रियोनिक सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। टेराटोजेंस, चलो सॉरी टंग स्लिप हो गई। टेराटोजेंस आपके एक एजेंट्स होते हैं लाइक ड्रग्स, केमिकल्स, वायरसेस, जो कि बर्थ डिफेक्ट्स और एबनॉर्मेलिटी को सही करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है। कोज बर्थ डिफेक्ट करते हैं, बेसिकली सही नहीं करते। एम्ब्रियोनिक पीरियड में आपके पर्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं टेराटोजेंस होते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम चल रहा है, जब आपका ऑर्गेनिक पीरियड चल रहा होता है, पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है। तो हार्मफुल सब्सटेंस अगर आप ले लेते हैं इस क्रिटिकल पीरियड में तो ये डिस्टर्ब कर देती है आपकी प्रेगनेंसी को, ठीक है। नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है ना उसमें कई सारे कॉन्सिक्वेंस आते हैं, सीवियर केसेस बन जाता है। तो आपका टेराटोजेंस जो होता है लाइक अ ड्रग है, आपने कुछ ले लिया, ठीक है, ड्रग ले लिया, उस टाइम पे क्या होता है बहुत ज़्यादा सीवियर केस बन जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है सिवेरिटी ऑफ टेट्रोजेंस इफेक्ट इंक्लूड टाइप ऑफ डोज टेट्रोजन, टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर हो सकता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हो सकती है एम्ब्रियो में, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एम्ब्रियो में अगर आपने कोई भी टेराटोजेंस ले लिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्योंकि वही टाइम ऐसा होता है जहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, अच्छे से सेल डिवीजन होता है। उस टाइम पे अगर आपने कोई भी ड्रग ले लिया यानी कि आपके कुछ सीवियर केसेस बन सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है आपके एम्ब्रियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में आपको करना है बेसिकली 7th में आपको करना है शॉर्ट नोट्स। तो आपको हर एक टॉपिक दिया होगा उसमें से शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहला स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आपका फाइनल स्टेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वेयर स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। एक होता है स्पर्मिएशन, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना है स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है लास्ट स्टेज होता है, जब स्पर्मेटिड जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ आपका लास्टली वाला स्पर्म होता है। स्पर्मिएशन का मतलब है आपके स्पर्मेटोजोआ जो होंगे ना वो लीव कर जाएंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसको हम स्पर्मिएशन कहेंगे। इसके अंदर सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि सबसे पहला कंडेंसेशन, ठीक है, सॉरी, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है कॉम्पैक्ट हो जाता है और इलोंगेटेड हो जाता है।
एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, स्पेशलाइज वेसिकल कंटेनिंग एंजाइम बनता है जो कि एग को पेनिट्रेट करेगा। जो एक्रोसोम है ना, यानी कि वो हेड बन जाता है स्पर्म के ऊपर, वो हेड जाकर डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देता है एग के पास जाके। ग्रोथ ऑफ फ्लैजिलम, डेवलपमेंट ऑफ टेल, यानी टेल हो जाती है, डेवलप हो जाती है बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस में, क्योंकि आपका पूरा स्पर्म बन रहा है तो उसके हेड बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। वही एक्रोसोम जाके डायरेक्ट पेनिट्रेट घुस जाता है जाके एग में। और ग्रोथ ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम आता है, टेल बन जाती है। अब टेल होगी तो मूवमेंट करने में हेल्पफुल होगा, अब जब मूवमेंट कर पाएगा तभी वो पहुंच पाएगा एग के पास, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म टू रिड्यूस स्पर्म साइज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। स्पर्म साइज को कम करने के लिए इनमें एक्सेस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ताकि रिड्यूस कर सके स्पर्म के साइज को और एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके, तो जल्दी से जाए स्पर्म और अपनी महबूबा के पास पहुंच जाए, वो है एग, ठीक है। इसके बी में आपको करना है फीडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। बर्ड्स में किस तरीके से फीडिंग कराती है, खाना कैसे ना खिलाते हैं बर्ड्स अपने बच्चों को, ठीक है। चलो, बर्ड्स हैव डाइवर्स रेंज ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म होता है, अपने डाइट के थ्रू देखते हैं, यानी डाइट करते हैं वो भी अच्छे से। सम कॉमन फीडिंग स्ट्रेटजी है, सबसे पहली है सीड ईटिंग। कुछ बर्ड होती हैं जो कि सीड ना खाती हैं, मतलब खाती हैं यार। बर्ड्स लाइक फिंचेस, इनके पास स्ट्रॉन्ग कॉनिकल बीक्स होती हैं, यानी जो मुंह होता है ना उनका, चोंच जो होता है, बीक्स कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग कॉनिकल होता है, वो सीड को क्रैक करती है, खचर खचर करके खा जाती हैं। तो कुछ ऐसे बर्ड्स होती है जो फीडिंग कैसे करती है, खाती कैसे हैं, वो सीड को खाती हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं इंसेक्ट को खाती हैं। बर्ड लाइक वुड पैकर्स होते हैं, चीजल लाइक बीक्स होती हैं उनके पास, प्रोबेबिंग बार्क में जाके इंसेक्ट को खा जाती हैं, ठीक है। फिश ईटिंग, कुछ ना कुछ फिश खाती हैं, लाइक हेरॉन्स, लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स होता है और फिर वो ऐसे खा जाती हैं, इतने बड़े बड़े, आपने कार्टून में भी देखा होगा, एक मुंह उनका बहुत बड़ा सा होता है, जाके ना ऐसे पानी में मुंह डालती है और फिश आ जाती है, खा जाती हैं, ठीक है। तो उनकी जो पॉइंटेड बीक्स होती हैं। कर्निवोरस ईटिंग, बर्ड्स जो होती है प्रे को खा लेती हैं, बीक्स टीयरिंग फ्लैश, ठीक है। फिल्टर फीडिंग, सम वाटर बर्ड्स होती हैं लाइक फ्लैमिंगो, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आती हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाती हैं पानी से। ये अडेप्टेशन आपकी डाइवर्सिटी ऑफ एवियन डाइट्स एंड इकोलॉजिकल निशेस को बचाती है। एवियन डाइट्स इज नथिंग बट एविस, एविस आपने पढ़ा होगा, बर्ड्स को ही कहती हैं, तो एवियन डाइट्स, ठीक है। उसके बाद आपका सी पार्ट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। तो चलो देखते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन देखा। मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस में क्या, एम्फीबियंस में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टेडपोल टू एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है आपका टेडपोल बन रहा है एम्फीबियंस में, फिर हम उसको एडल्ट में जो बनाते हैं ना, वो बीच का प्रोसेस जो होता है टेडपोल से एडल्ट के बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं बेसिकली। प्राइमरीली कंट्रोल्ड होता है, ये किससे कंट्रोल किया जाता है, हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें, थायराइड ग्लैंड से होता है। स्पेशली आपको पता है थायराइड के पास T4 एंड T3 होता है, T4 एंड T3। थायराइड ग्लैंड, ये ग्लैंड जो होता है नियर द थ्रॉट प्रेजेंट होता है, जो कि थायराइड हार्मोन्स को निकालता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, चलो देखेंगे। थायराइड हार्मोन जो होता है वो एडल्ट फीचर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, लाइक लेग्स, लंग्स, फॉरलिम्स। जब डीजनरेशन होता है लार्वल स्ट्रक्चर का, लार्वा की स्टेज जब डीजनरेट हो जाती है, लाइक गिल्स एंड टेल, तो उसमें जो होता है गिल्स बन जाता है लंग्स में, टेल बन जाती है लेग्स में, फोर लिम्स बन जाती है। तो इस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाती है आपकी कौन, थायराइड ग्लैंड। स्टेजेस देख लो मेटामॉर्फोसिस में। सबसे पहले होता है प्री मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे क्या होता है, टेडपोल जो होता है वो ग्रो होता है एंड डेवलप होता है, थायराइड लेवल जो होते हैं इस टाइम पे लो होता है, क्योंकि प्री है। जैसे प्री वेडिंग हुई है अंबानी में, तो अंबानी की प्री वेडिंग में ना क्या होगा, मंगलम मंगलम नहीं हुआ था, यानी कि क्या नहीं हुआ था, पंडित जी नहीं आया था आई थिंक प्री वेडिंग में, वो एक पार्टी थी। तो लाइक पंडित जी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका थोड़े थोड़े लोग हैं, ठीक है, पर अंबानी की वेडिंग में बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे प्री मेटामॉर्फोसिस का मतलब यही है कि टेडपोल एंड थे, तो दो लड़का लड़की तो दोनों थे, लेकिन थायराइड हार्मोन लेवल का कम था, मतलब वो मज़ा नहीं था जो असली शादी में होती है, ठीक है। फिर आता है प्रो, लाइक प्रो अब थायराइड का लेवल इंक्रीज हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल गया। फिर मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स, यानी कि रैपिड चेंज हुआ, लिम्ब डेवलपमेंट, टेल रीअब्जॉर्प्शन, ऑर्गन रीमॉडलिंग। ओए होए, मॉडलिंग कर रहे हैं ये। पोस्ट में अब देखो फाइनली शादी हो रही है, एनिमल अटेन एडल्ट बन गया है, फुल्ली फंक्शनल टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन हो चुका है, ठीक है, फाइनली शादी हो गई और बहुत बड़ी शादी हुई थी। चलो, फैक्टर्स लाइक इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस टाइमिंग एंड रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइमिंग हो सकती है और इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकते हैं। डी में आपको करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन मैमल्स क्या भूमिका निभाती है, क्या रोल प्ले करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका मास्टर ग्लैंड होता है, एक स्मॉल है, पी साइज का स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। क्रूशियल रोल होता है रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शन,
कई सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड हम में करता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दो मेन लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन प्रोडक्शन की बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड एंडोफिन्स। ये सारे याद करने हैं, एक्चुअली मुझे तो याद है, बेसिकली आपको करने हैं। हार्मोन फंक्शन की बात करें, ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करते हैं, पेन परसेप्शन करते हैं। पिट्यूटरी का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है। ये एक ऐसा रीजन ऑफ ब्रेन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उसको कंट्रोल करने में और स्टिमुलेट या फिर इनिबिट करने में हेल्पफुल होता है। वो स्टिमुलेट कर दे या इनिबिट कर दे ग्रोथ हार्मोन या हाइपोथैलेमस, ठीक है। और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा होम्योस्टैटिस को भी, आपके बॉडी फंक्शन जो होता है ना उसको बैलेंस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका पेपर हो चुका है बेसिकली जून 22 का। अब हम नेक्स्ट पेपर इसका करेंगे, ठीक है, होपफुली जल्दी ही करा दूँ मैं। एंड केमिस्ट्री 135 के 2 पेपर हो चुके हैं, अब मैं उसका सोच रही हूँ 1-2 पेपर और करा दूँ, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में डब्बा गोल होता है ज़्यादातर लोगों का, इस वजह से। तो चलिए, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि गुड मॉर्निंग हो रखी है बिल्कुल, मुझे कॉलेज जाना है एंड बहुत काम भी करने होते हैं बेचारी को, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।